Okay, so hello learners, welcome back to this very brand new lesson. So first of all, sir and ma'am, ladies and gentlemen, I want you to watch part first. पार्ट फर्स्ट डेफिनेटली इज द प्री रिक्विजिट अगर आपको ये वाला पार्ट देखना है तो ठीक है। फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन 40 तक मैंने वहां पर कवर किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो प्लीज आई इंसिस्ट पहले वो जाकर के देखें, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई है मैंने उसके अंदर। तो उसको देखिए, उसके बाद इस पे आए। ओके, नाउ स्टार्ट करें। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 41। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखते ही पता चल जाएगा आपको क्या आंसर है इसका। यूजिंग द कोड गिवन बिलो आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द फार्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोल रहे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं हम आपको, उसके बेसिस बताइए कौन सी फार्मिंग है ना, कौन सी टाइप ऑफ फार्मिंग है। तो पहला पढ़िए, देखिए मैंने सबसे पहले कहा था द बेसिक रूल, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रूल इज रीड केयरफुली, रीड इन विद इंटेंसिव फोकस। फोकस पूरा आपके एग्जाम उस एग्जाम के टाइम पे पर्टिकुलर क्वेश्चन पे होना चाहिए, राइट। ओके, सो द प्रोड्यूस इज कंज्यूम्ड एंटायरली और मेनली बाय द फैमिली हु वर्क द लैंड और टेंड द लाइफ स्टॉक, यानी कि चलाते वगैरह है, बनाते कुछ है। इफ ए स्मॉल सरप्लस इज प्रोड्यूस इट मे बी सोल्ड और बार्टर्ड, यानी कि कुछ बच जाए खाने के बाद तो उसको फिर सेल कर देते हैं वो। इट इज जनरली स्मॉल स्केल एंड लेबर इंटेंसिव विद लिटिल और नो टेक्निकल इनपुट। सिंपल है, एक्सटेंसिव तो हो ही नहीं सकता। एक्सटेंसिव होता तो लार्ज स्केल सरप्लस बढ़ता, है ना। इंटेंसिव भी नहीं हो सकता सर, हमें कमर्शियल फार्मिंग तो हो ही नहीं सकता। इट्स सब्सिस्टेंस फार्मिंग। व्हाट? सब्सिस्टेंस फार्मिंग, समथिंग विच इज क्रिएटेड एंड क्रॉप्ड जस्ट फॉर सब्सिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 42 देखें। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये बोलता है कि कार ए टेक्स 1 आवर मोर देन कार बी, यानी कि 1 घंटा ज्यादा ले रही है कार बी से, और कार ए विच ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टू कवर सम फिक्स डिस्टेंस, यानी कि एक फिक्स डिस्टेंस डिस्टेंस है उसका भी हम 1 मान लेंगे। इफ कार ए हैड डबल्ड इट्स स्पीड, अब अगर अब कार ए अपनी स्पीड को डबल कर देता है ना, तो इट कुड कवर द डिस्टेंस इन 1 आवर लेस देन टाइम जो कार ट्रेवल करती है एट 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार ए इन किलोमीटर पर आवर। सिंपल है, देखिए सबसे पहले आप ये मान लीजिए डिस्टेंस एंड स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ जो कार ए है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड वो ऑफ बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ कार है, ये हो गया आपका 1, एंड डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू, हम बात करते हैं जब डिस्टेंस अपॉन 2 इंटू स्पीड ऑफ ए, आई मीन सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इंटू 2 ऑफ ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। इनको प्लस कर दो, इनको जब आप प्लस कर दोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ ए आ जाएगा 4, है ना। और अब जब डिस्टेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 4 आ गया तो इसको इक्वेशन में डाल दो, है ना। तो और डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू 3 अगर आ गया तो डिस्टेंस 180 आ जाएगा, 180 किलोमीटर। तो 180 बाय 4 काटो इसको, कितना है 45 है क्या आंसर है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। और डिटेल में समझना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, यू विल गेट इट। आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। ये थोड़ा सा है, मतलब इसमें टाइम लग सकता है आपको। ठीक है, तो आई सजेस्ट कि भाई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो थोड़े से लेंथी हो सकते हैं उनको बात के लिए छोड़ देना चाहिए, पहले बात के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, राइट। बात करते हैं, सपोज ए बी सी आर 3 टैप्स fixed to the bottom of a tank with draining capacity of 1:2:3. When all three of them are on, it takes 1 hour to drain out the full tank. If A and C are on but B is off, then how much time in minutes will it take to empty out a full tank of water? बोलता है कि एबीसी को अगर एक साथ खोल देंगे तो 1:2:3 के रेशियो में ड्रेन कर देगा। लेकिन अगर ए एंड सी ओ को ऑन छोड़ दें, है ना, मतलब 1 घंटे के बाद, 1 घंटे में क्या करते हैं, पूरा टैंक खाली कर देते हैं। तो ए और सी को ऑन रखो, बी को ऑफ कर दो, तो कितना टाइम में ये आपका ड्रेन कर देगा। तो सपोज ए सपोज नहीं, ए बेसिकली ड्रेन कर देता है 1:6, ये इसका रेशियो है। एंड बी कर देगा आपका 1/3, एंड सी इसको कर देगा, अभी हमने देखा, 1/2। ठीक, तो ए एंड सी विल ड्रेन इन व्हाट टाइम? तो 1/6 प्लस 1/2, इट्स आपका 8/12, है ना, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, 2/3। तो अगर इसको आप रिवर्स कर दोगे तो 3/2, सिंपल है, इंटू 1.5 आवर। ठीक है, तो 1.5 आवर यानी कि 90 मिनट्स, ये करेक्ट आंसर आ गया। सिंपल, है ना।
अच्छा, आप सोच रहे होंगे कहाँ कराया है? जब सीसेट कर रहा था ना, तब मैंने ये सब चीजें बताई थी आपको, कहाँ से क्या करना है। पूरी प्ले लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे शेयर की थी। बस उसी का ही ये आपका नतीजा है सर मैम। आगे बढ़े। अच्छा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसको ना बस डिसाइफर करने की देर है, आप समझ जाओगे इसको। ये कहते हैं कि अज्यूम द अर्थ इज अ स्फेरिकल बॉल। अज्यूम क्या करें, स्फेयर ही है अब तो, है ना, हमारी अर्थ तो। बॉल ऑफ अ रेडियस x किलोमीटर, ये बेसिकली स्थिति है, विद अ स्मूथ सरफेस, सो दैट वन कैन ट्रेवल अलोंग एनी डायरेक्शन। देखो यहाँ पर ही आपका क्या है, हिंट दे दिया आंसर का। इफ यू हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम पॉइंट पी, मान लीजिए पॉइंट पी है ऑन द अर्थ सरफेस, अलोंग द ईस्ट डायरेक्शन, है ना, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, ये यहाँ पर आपका ट्रेवल कर रहे हो एट अ डिस्टेंस ऑफ 5x किलोमीटर, ठीक है। विच डायरेक्शन डू यू हैव टू ट्रेवल टू रिटर्न टू द पी पॉइंट? ठीक है, वापस से पी पॉइंट पे आना है, आप कैसे आओगे? सो दैट डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू ट्रेवल इज मिनिमम। समझ गए, ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज है। तो सिंपल है, इसने पहले ही बोल दिया, इफ अर्थ इज ए स्फेरिकल, ये है स्फेरिकल। एंड व्हाट इज द रूल? वैसे तो अगर इफ यू ट्रेवल इन एनी फिक्स्ड डायरेक्शन after that, then in same time you will reach the P because this is a spare। स्पेयर ही तो हुआ ना सर मैम, अगर आपने स्टार्ट किया वापस वहीं पर आने के लिए, तो आपको स्पेयर में लगाना। अगर स्पेयर है तो बेसिकली आपको सेम किसी भी एनी फिक्स डायरेक्शन में आप जाइए, आप वापस से पी पॉइंट पे आ जाओगे। क्यों? क्योंकि ये दुनिया है जो गोल है, ये दुनिया गोल है भाई। इसको न्यूमेरिकली भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये टू, अगर हम बात करें 222/7 × x, है ना, ये इसका अगर एक राउंड इसमें लगा रहा है ये, तो 22/7 × x किलोमीटर जो है, इससे हाफ राउंड हो गया, है ना। जब इसको इंटू 2 कर दोगे आप, तो पी पे आ जाएगा वन, बेसिकली वापस ये, ठीक है। आगे बढ़े, बस बेसिकली डिसाइफर करो यार इसको। स्पेयर अगर बोल रहा है, इतने सारे हिंट्स अगर क्वेश्चन में दे रहा है, तो डेफिनेटली यार। हाँ, ओके ओके। अच्छा, ये वाले वो वाले क्वेश्चन होते हैं जिनको स्किप करना होता है आपको। ये बड़ा ही, ये बहुत ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही लेंथी टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई आर टू डिजिट प्राइम नंबर सच दैट वाई इज ऑब्टेन फ्रॉम एक्स, है ना, बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स। एक्स माइनस वाई 36, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई? अब मैं करा तो दूंगा आपको, लेकिन एग्जामिनेशन में किस तरीके से आप करें वो आप देख लेना। जैसे मान लीजिए एक्स को आप मान लो 10, ये हमेशा ऐसा माना जाता है 10a+b, इससे इजी रहता है। एंड y को मान लीजिए आप व्हाट 10b+a मान लो, है ना, c का रिवर्स, क्योंकि यहाँ पर यू नो इसी को इंटरचेंज किया ना, है ना। तो x-y = आपका आ जाएगा 36, और इसको इक्वेशन में डालेंगे आप, तो 10a+b, सॉरी, नॉट प्लस, माइनस 10b+a = 36। तो आपका ये आ जाएगा, हमेशा ये आता है 9a - 9b = 36, तो a - b = 4। ठीक है, ये आपका आ गया डिफरेंस। तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया, सो है ना। तो अब आपको बेसिकली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, है ना। तो आपको बेसिकली वो दो नंबर ढूंढने हैं जो कि प्राइम, टू जो प्राइम नंबर हो, सच दैट वाई इज ऑब्टेन फ्रॉम एक्स बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, है ना। तो प्राइम नंबर आपको ऐसे कौन से हैं? जैसे आप 5 1 ले लीजिए, जैसे 51 एंड 15, है ना। 1 से स्टार्ट करो, 5 1 ले लो और 15 ले लो, उनका डिफरेंस निकालो, नहीं बैठ रहा है ये भी, है ना। 6 ले लो, और अगर आप बात माने 2 ले लो, तो 62 एंड 26, ये भी नहीं बैठ रहा। को प्राइम बेसिकली ऑड हो सकता है ना, इवन हो सकता है। मैं इवन हो सकता है, को प्राइम का जो कॉन्सेप्ट था मैं हमने उसको बताया था। 7 और 3 ले लो, तो 73 एंड 37, हाँ ये हो रहा है। ठीक है, तो दिस जो सिर्फ और सिर्फ 73 एंड 37 का ही कॉम्बिनेशन है जो कि पॉसिबल है। एल्स सारे जो नंबर है वो नॉट प्राइम है। ठीक है, तो 73 × 37 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 2701, और यहाँ पर आपका आंसर आ गया 45 का। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 46। 64 क्यूब्स हैं, 2 सेंटीमीटर साइड से, ईच आर कंबाइंड टू फॉर्म अ क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर। If four of the smaller cubes along the diagonal of a surface are removed from the surface of the large cube, which one of the following statement about the surface area of this solid object is true? तो सिंपल है, देखिए, अगर आपने क्यूब वाला टॉपिक पढ़ा है ना, तो आपके लिए इजी, नहीं तो आप इसको स्किप कर दो, सिंपल सी चीज है। सिंस देर आर तीन, इसमें क्या है, 3 फेसेस है, एंड विच आर विजिबल इन द डायगोनल क्यूब, when the cube of a diagonal is removed, then the 3 faces of the other cubes will be visible from the outside. So there will be not be any change in the surface of this solid figure. ठीक है सर मैम, तो इसका आंसर है ए, इट इज इक्वल टू द सर्फेस ऑफ द लार्ज क्यूब। अच्छा,
ओके ओके ओके, लेट मी चेक यार, इसको रीचेक करते हैं एक बार, इसको रीचेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन से मैं बताता हूँ आपको ना इसका आंसर। ओके ओके, इसका आंसर सी ए नहीं है, बेसिकली सी है। इट इज मोर देन द सरफेस एरिया ऑफ द लार्ज क्यूब। ठीक है। ओके, इसका डिटेल सोल्यूशन मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार जाकर के देखिए। ठीक है, ओके आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई। अब इस वाले क्वेश्चन में मुझे डाउट है इसमें, ये थोड़ा सा ना डाउटफुल क्वेश्चन है, क्यों है मैं बताता हूँ आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप आर करेक्ट? तो देयर आर टोटल 57 स्टेट्स फ्रॉम यूरोप, सेंट्रल एशिया एंड अफ्रीका इसके मेंबर है, करेक्ट है ये तो, है ना? ये तो इसकी वेबसाइट पे दे रखा है, मतलब जो बताने वाला हूँ ना आपको, इसी की वेबसाइट पे से हमने लिया है। इट ऑफर्स अ फोरम फॉर पॉलिटिकल नेगोशिएशन, डिसीजन मेकिंग इन द फील्ड ऑफ अर्ली वार्निंग, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, क्राइसिस मैनेजमेंट एंड, आपको बताया था मैंने कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है और जेनेरिक है, कि भाई अगर कहीं पे कोई इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो इस तरीके की बातें होंगी, है ना? इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में होती है इस तरीके की बातें, तो ये करेक्ट है। तो टू तो आपका ही करेक्ट ही हट गया। अब देखिए, यूपीएससी ने इसका आंसर दिया है ए, बट अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, और वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अकॉर्डिंग भी, बट यूपीएससी ने इसका आंसर वन दिया है। तो ओएसईसी इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग मिलिट्री सिक्योरिटी इन द यूरोपियन रीजन, बट क्यों दिया है वो भी बता देता हूं मैं, क्योंकि मिलिट्री सिक्योरिटी नहीं है, वो कहता है कि बॉर्डर मैनेजमेंट और जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाला जो मैटर होता है ना, वो ये करते हैं, और उसके अलावा ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं, एंड लेजिटिमेट ट्रेवल, फैसिलिटेटिंग कॉमर्स, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन, है ना, ये सब भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, बट ये आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिलिट्री सर्विस भी प्रोवाइड करती है इन आपके कॉन्फ्लिक्ट वाले रीजन्स में, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में। तो फ्रेमिंग का मुझे यहाँ पर मैटर लगता है सबसे ज्यादा, फ्रेमिंग का यहाँ पर गेम है ना? यूपीएससी भी गलत नहीं है इस मैटर में, अगर हम देखें तो फ्रेमिंग और इंटरप्रिटेशन का है बस। ऑप्शन ये आपका स्टेटमेंट कोड देखो, द डिसीजन ऑफ ओएससीसी आर लीगली बाइंडिंग, ये तो हमेशा ही गलत होता है, लीगली बाइंडिंग वगैरह, ये गलत ही रहता है स्टेटमेंट। अच्छा, मैं सोर्स प्रोवाइड कर दूंगा इसके ना, आपको टेलीग्राम पे आना पड़ेगा उसके लिए, तो बता दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पर भी क्या लिखा हुआ है आपको देख लें। ठीक है। अच्छा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि पलक झपकते ही आपका आंसर दे देगा, क्यों? क्योंकि बनाया है ऐसा ही है, ये सही करने के लिए बनाया है आपका स्टेटमेंट। व्हाट आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, आप अगर आप बात करें क्वाड के बारे में पूछ रहा है, क्वाड कार करेक्ट। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, नेमली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड फ्रांस। यही गलत, यही गलत हो गया सर ना। हर कोई भी एक जो कि जेन्युइन एस्पिरेंट है, तो यार क्वाड तो पता ही होगा, क्वाड तो पता ही है ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड व्हाट, क्या बताया मैंने? जापान। जापान है कि नहीं है सर मैम? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। तो अगर फर्स्ट आपका गलत हो गया तो आ गया आंसर, है ना? पढ़ लो, लेकिन फिर भी मेरे टाइम कोऑपरेशन इज एन इंपॉर्टेंट बाइंडिंग फोर्स, करेक्ट है। एंड द क्वाड मेंबर्स फॉर्म्ड अ वर्किंग ग्रुप ऑन कमिटी, ये कोविड-19 पे बिल्कुल करेक्ट, 100%। ठीक है, ये होते हैं भाई, इस तरीके से आप क्वेश्चन निकाल करके लेके आओगे। ठीक है, आगे बढ़, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बट यहाँ पर भी आप हो सकते हो। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वॉज स्टेब्लिश्ड अंडर द स्टैट्यूट, मतलब किस कानून के अंदर एनएचआरसी बना है? तो इसका आंसर है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इन दोनों में अगर आपको डाउट होगा तो इन्हीं में होगा, इसमें तो नहीं होगा, है ना? प्रोटेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ठीक है, तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके भाई, आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन? ये इजी पीजी क्वेश्चन है, इजी पीजी क्वेश्चन है सर मैम। तो अरेबिक है, डेफिनेटली है। जर्मन नहीं है, स्पेनिश है, चाइनीज है, उसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंच है, इंग्लिश है, इसके अलावा भी कोई है क्या? अगर है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जर्मन तो नहीं है। 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं हम, 50 क्वेश्चंस इन डिटेल। अच्छा, ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो, आई मीन क्वेश्चन पढ़ो। द मेथड यूज्ड इन सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंसेस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, तो कौन सी एक्टिविटी है वो? ठीक है, फिल्ट्रेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सेंट्रिफिकेशन एंड आपका सिंपल डिस्टिलेशन। तो इसका आंसर है सिंपल डिस्टिलेशन, ये पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो डिस्टिलेशन इज द मेथड जहां पर हम टू मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस होती है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस ना वो 25 केल्विन से ज्यादा नहीं होना सही चाहिए, 25 केल्विन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यूजुअली जो पेट्रोलियम होता है ना, पेट्रोलियम बेस्ड लिक्विड्स होते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये उनको सेपरेट करने के लिए बना है कि ये इस्तेमाल की जाती है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लाइफ साइंस एंड डेली रूटीन का जो जनरल साइंस है उसी से क्वेश्चन आता है, ये भी वही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें आपको बेसिकली बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एलॉयज आर मिक्सचर्स, एलॉयज आर कंपाउंड्स, alloys are always made up of metal, all alloys
कंटेन कार्बन एज वन ऑफ द कंपोनेंट। तो देखते ही तो कौन कौन से को उड़ाओगे आप, क्योंकि जरूरी नहीं है मेटल के एलॉय होते हो, है ना। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कार्बन उसमें कंटेंट हो, डेफिनेट कंटेन मतलब उसका वन ऑफ देयर कंपोनेंट हो, ऐसा भी नहीं है ना। ऐसे बहुत से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बचा कंपाउंड एंड मिक्सचर में, इसका आंसर है एलॉयज आर द मिक्सचर्स। ठीक है, जब हम बात करते हैं एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स। तो ये प्रॉपर्टीज बताता है ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड डिफिकल्ट टू सेपरेट बाय द फिजिकल मेथड्स, जैसे ब्रोंज, ब्रास, नाइक्रोम, है ना, ये एग्जांपल्स है एलॉयज के। तो ये 9th की एनसीईआरटी से है यहाँ पे। ठीक है, ओके, बात करते हैं द कॉमन एलिमेंट इन ग्रेफाइट, फ्लोरेंस, डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो इसमें कौन सा कॉमन एलिमेंट है सर मैम? तो सिंपल है यार, जहां पर आपके डायमंड वगैरह आ गया तो कार्बन। ग्राफाइट में कार्बन आता है, ग्रेफाइट कार्बन, फ्लोरेंस, ये सब कार्बन उसमें, है ना, इजी है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, द गैस जनरेटेड ऑन रिएक्टिंग जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है हाइड्रोजन। तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे आपने सुना होगा, हम जब बात करते हैं एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू सोल्ट प्लस हाइड्रोजन, है ना। तो ये वही है बस, है ना। क्लास 10 से यहाँ पे है, क्लास 10 से 9 से ही मैक्सिमम यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं और इजी क्वेश्चन होते हैं। एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट इज नोन एज ब्राइन, द सॉल्ट इज। इसके अंदर पूछा है कि भाई बताइए इसका आंसर। तो मैंने तो इस तरीके से लगाया कि भाई सॉल्ट और इसको देख के सोडियम क्लोराइड, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लोर एल्काली प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द जो प्रोडक्ट इससे बनता है, और क्लोरीन इसमें इस्तेमाल किया जाता है एनोड, एंड हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल की जाती है आपकी कैथोड। बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज नॉट एसोसिएटेड विद द पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया। तो पता है आपको आइचिंसन कमीशन की हम बात करते हैं, है ना। उसके अलावा हम बात करते हैं इस्लिंगटन कमीशन, ली कमीशन, बट राधा कृष्णन कमीशन कमीशन अगर आपने पढ़ा होगा तो ये रिलेटेड है आपके यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। ओके सर मैम, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज लोकितावाड़ी? बताइए, बताने की भी जरूरत है क्या मुझे? इसका आंसर है गोपाल हरि देशमुख। और ये इस नाम से ना राइटिंग भी करते, मतलब एडिटिंग भी करते थे, लिखते थे, मतलब वो लोकितावाड़ी पेन नेम था इनका। ठीक है, ओके। अब आपको ये केशव चंद्र सेन, एम जी रानडे, गोपाल गणेश अग्रकर, इनके बारे में रिसर्च करनी है। इनके बारे में चार चार बातें, पांच पांच बातें देख लो, स्पेक्ट्रम में मिल जाएगी। एंड स्पेक्ट्रम भी नहीं पढ़ना तो पढ़ा रखा है मैंने, जा करके देखो। मैंने एक स्टोरी ऑफ इंडिया करके एक सीरीज बनाई हुई है, स्टोरी ऑफ इंडिया, है ना। उसमें मैंने स्टोरी के फॉर्म में बताया। तो आप एक बार जाकर के उसको जरूर 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 देखें, उसको कंटिन्यू करेंगे, बहुत जल्दी पूरा कवर करवा दूंगा। स्पेक्ट्रम वॉज द मेरे मेजर सोर्सेज वाली पर्टिकुलर सीरीज, उसको आपको जरूर देखेंगे। ब्रिलियंट ब्रिलियंट नोट्स इसका। अच्छा, ये बड़ा इजी है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये दिखने में बड़ा ही मालूम लगता है कि भाई ये क्या आ गया, लेकिन बड़ा इजी है। देखिए, ये बोलता है हड़प्पन साइट और लोकेशन कहाँ पर है। तो नागेश्वर नहीं पता, आलमगीरपुर मान लीजिए नहीं पता, लेकिन कालीबंगन तो पता है, राजस्थान में, है ना। राखी गढ़ी तो पता है नहीं पता है? बिल्कुल पता है सर मैम, राखी गढ़ी हरियाणा, है ना। तो इसका आंसर आ गया ये आपके देखते ही। ठीक है, तो एक का थ्री, नागेश्वर आपके सौराष्ट्र में है, एंड आलमगीरपुर आपके, जब हम बात करते हैं, सॉरी, राइट, आलमगीरपुर आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है सर मैम, आगे बढ़े। ये इजीएस्ट इजी पीजी क्वेश्चन बता दूं, एक इजी पीजी क्वेश्चन ये रहा, जिसमें जो भी मेरे से जुड़ा हुआ है ना काफी टाइम से, वो तो बड़े इजी चुटकियों बजाते ही कर दे वाले क्वेश्चन, है ना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बुक्स एंड देयर ऑथर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड? तो बंदी जीवन 100%, यार सचिन नासन, यार और कौन लिखेगा बताइए? इतना इसको स्मगल करके रेवोल्यूशनरीज में फैलाया गया था उस टाइम पे भी, है ना। पब्लिश की थी उस टाइम पे, कितनी कॉपीज भी की थी इसकी, है ना। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, नन अदर देन भगवती चरण वोहरा, ही वाज द मास्टरमाइंड, ही वाज द माइंड ऑफ एचएसआरए, है कि नहीं है। बात करते हैं देशर कथा, संग्राम गणेश दियोस्कर, यूपीएससी सीएससी 2023 में क्वेश्चन आया था, इससे आया नहीं आया? बिल्कुल आया था सर में। तो इसी तो यही तो होता है लिंक, इसलिए तो पढ़ते हैं। आंसर है इसका सी, इंडियन अरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट। तो एनी बेसेंट नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है वैलेंटाइन शिरोल। क्या है? मैं बात कर रहा हूँ वैलेंटाइन शिरोल की सर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये गलत हुआ तो बर्बाद है फिर, मतलब एक तरीके से अगर हम माने तो, मतलब ये क्वेश्चन तो होने ही होनी चाहिए आपके से।
ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंपॉर्टेंट मार्कर्स और द आर्कियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई, अच्छा सॉरी फॉर दैट वर्ड, बट बिकॉज मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए यार आपके, ठीक है, स्पेशली अगर आप यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं तो, ठीक है, आई एम वेरी सीरियस अबाउट दैट। आप तो चाहे तो ग्रुप में भी आकर के देख सकते हैं किस तरीके से तैयारी कराते हैं सर। ठीक है, टू आइडेंटिफाई एन आर्कियोलॉजिकल साइट एज अ सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, कैसे पता लग सकता है कि कोई पर्टिकुलर जगह जो है, साइट जो है, सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन है। आर्कियोलॉजिकल साइट डिसाइड करने मतलब उस टाइम पे आइडेंटिफाई करते वक्त ये आर्कियोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं। व्हाट आर द मार्कर्स, ये पूछ रहे हैं। तो पहला आता है एविडेंस ऑफ रॉ मटेरियल्स जैसे स्टोन नोड्यूल्स, होल शेल्स। 100%, 100% ये दिखा होगा तभी तो पता होगा ना कि भाई यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, सिंपल। दूसरा आता है ज्योग्राफिकल एक्सपेंस ऑफ द साइट, साइट नहीं ये जरूरी तो नहीं है, छोटी सी जगह पे भी हो सकता है, बड़ी सी जगह पे भी हो सकता है, सिंपल। ये कोई पैरामीटर नहीं है ना, कि भाई इतना डायमीटर या इतना मीटर्स में होगा तभी, स्क्वायर मीटर में होगा तभी इसको सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन माने, ना ना सर, ना ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट है तो ये उड़ा दो, है ना। बात करते हैं एविडेंस ऑफ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल। तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो करेक्ट ना, है ना। एविडेंस ऑफ वैरायटी ऑफ पोट्री, ये भी अगर हम बात माने एक तरीके, इज इट नॉट द पैरामीटर। सर मैम मैं बताता हूँ आपको, अगर कोई सेंटर ऑफ आर्ट प्रोडक्शन यानी सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन आइडेंटिफाई करना है तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या बेसिकली देखते हैं, रॉ मटेरियल मिला है कि नहीं, स्टोन नोड्यूल्स, ओल्ड शेल्स, कॉपर और टूल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, है ना, वेस्ट मटेरियल। इनफैक्ट वेस्ट होता है इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ द क्राफ्ट वर्क, है ना, कि भाई क्योंकि उस टाइम पे क्योंकि चीजें बनने से पहले काफी चीजें खराब भी होती है ना, तो उस तरीके से तो वो हिस्से बेसिकली इस टाइम पे आपको देखने को मिले। एंड फॉर इंस्टेंस इट, अगर कोई शेल या स्टोन है, इज कट टू मेक एन ऑब्जेक्ट, द पीस ऑफ दिस मटेरियल विच वी डिस्कार्ड, उसको फेंक दिया जाता है एज अ वेस्ट, है ना। तो उस वेस्ट को बेसिकली जब आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई वगैरह करते हैं उसमें निकलते हैं, सिंपल चीज है ना, समझाने की भी जरूरत नहीं मुझे इसको, लेकिन फिर भी आई ट्राइड। ओके, 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 सो in humans urea is mainly formed from the metabolism of which one of the following component of the food, बताइए कि भाई जो अगर हम बात करें मेनली फॉर्म्ड ऑफ यूरिया, यूरिया किससे बनता है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस। तो भाई इसका बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, और ट्रिक भी अगर आप लगाएं तो सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, फैटी एसिड अमीनो एसिड क्यों दिया, फिर अगर नहीं है आंसर तो अमीनो एसिड इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो यूरिया होता है आपको पता है, यूरिया रिलेटेड टू आपके नाइट्रोजन है कि नहीं है, तो इट्स अ बाय नाइट्रोजन वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, ठीक है, जो कि मेटाबॉलिज्म, जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे निकलता है ये, ठीक है। सो और ये प्रोसेस कहाँ पर होती है, लीवर में। ये मैंने एक्सप्लेन किया था पहले भी, आपको किया था नहीं किया था, बिल्कुल। ये हम बात करते हैं, इसमें नॉलेज लगेगी आपकी। द लिम्फ इज मेनली फॉर्म फ्रॉम द प्लाज्मा ऑफ ब्लड, जो ब्लड में प्लाज्मा होता है ना, तो एंड इट सराउंड्स द सेल्स, जो सेल्स होते हैं उसको सराउंड करके रखता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन द ब्लड एंड लिम्फ इज, क्या होता है इसमें डिफरेंस, तो लिम्फ डज नॉट कंटेन द आरबीसी, करेक्ट है क्या ये, तो लग तो करेक्ट ही रहा है। लिम्फ डज नॉट कंटेन डब्ल्यूबीसी, नो, लिम्फ कंटेन बोथ आरबीसी, ये तो हमेशा गलत रहेगा, एंड लिम्फ डज नॉट कंटेन एनी सेल्स, ऐसा हो नहीं सकता, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आरबीसी इसके अंदर नहीं होते हैं लिम्फ्स में, ठीक है, जबकि ब्लड में तो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है, डीएनए है, जाने क्या क्या है। अच्छा, ये जो लिम्स है ना, अगर मैं इसको प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ तो लिम्फ में, इसमें बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सब्सटेंस होते हैं, जैसे प्रोटीन, सॉल्ट, ग्लूकोज, फैट, वाटर भी होता है, वाइट वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, ठीक है। तो इट डज नॉट, इसमें अगर हम नॉर्मली देखें तो आरबीसी नहीं होता। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। तो फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, एंजाइम्स सच एज amylase, इसकी हम बात करते हैं, ट्रिप्सिन, लिपाज are required. It is secreted into the duodenum through with what? Through what? तो बाइल, प्लाज्मा, लिम्फ एंड पैनक्रियाटिक जूस, तो इसका करेक्ट आंसर है पैनक्रियाटिक जूस, क्योंकि जो पैनक्रियाज होता है वो सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, है ना, व्हिच कंटेन्स एंजाइम्स जैसे ट्रिप्सिन, ये डाइजेस्ट करता है आपके प्रोटीन, ठीक है, ट्रिप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है आपके, हाँ यार, ठीक है, तो ये प्रोटीन डाइजेस्ट कर देगा आपका। एंड लाइपेज, ये लाइपेज जो होता है, लाइपेज क्या डाइजेस्ट करते हैं आपके, लाइपेज डाइजेस्ट करते हैं सर आपके इमल्सिफाइड फेज फैट्स, इमल्सिफाइड, छोड़ो आप फैट देखो, बस पेट याद रखना, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। तो अब आपको बाइल के बारे में देख लेना है, बाइल, प्लाज्मा एंड लिम्फ्स के बारे में। तो मैं अभी इतने इतने दिन पहले क्यों बता रहा हूँ, लगभग अभी आपके पास 20 दिन है, तो आप आराम से कर सकते हो ये वाली एक्सरसाइज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, और इस टाइम पे कर भी लेना चाहिए, अभी टाइम है आपका ताकि रिवाइज भी आप कर सको, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, आपने सुना है कभी कभी जो एथलीट्स होते हैं, कभी कभी आपको भी जो है आपके हाथ नम हो गए होंगे या फिर क्रैम्प्स आए होंगे,
तो वो क्यों होता है, वो लैक्टिक एसिड वहां पर इकट्ठा हो जाता है, इसलिए होता है लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज और रनिंग इट इज फॉर्म्ड। तो क्यों बनता है ये, टू गिव द एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम फेट, टू गिव एक्स्ट्रा ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम विटामिन। तो एब्सोल्युटली इसका आंसर क्या है, सी, है ना। क्योंकि क्या होता है कि जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है आपके सेल्स में, तो पायरुवेट का ब्रेकडाउन हो जाता है उसके अंदर, एंड ये जो पायरुवेट होता है इस कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है, तब तो उसको ये अपने आप में एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो उससे लैक्टिक एसिड बनता है हमारे मसल्स में, और फिर सडनली हमको क्रैम्प्स वगैरह सब उसमें फील होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ग्लूकोज इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सो नाउ दिस इज माय पर्सनल पार्ट व्हेन जब हम बात करेंगे इकोनॉमी की सर मैम, है ना। तो फिजिकल डेफिशिएट से रिलेटेड क्वेश्चन आए, द यूनियन बजट मींस व्हाट। फिजिकल डेफिशिएट सुना होगा आपने नाम, फिजिकल डेफिशिएट होता है, प्राइमरी डेफिशिएट होता है, तो ये सब मैंने एक्सप्लेन किए हैं बड़ी डिटेल में, इत्मीनान से चर्चा हमने की थी। द डिफरेंस बिटवीन करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू, क्या ये है क्या, है ना, घुमा तो सकता है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द फिजिकल डेफिशिएट। नेट इंक्रीज इन द बोरोइंग्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम द आरबीआई, क्या है ये, फिजिकल डेफिसिट थोड़ी है, तो क्या बोलते हैं इसको, तो द सम ऑफ बजटरी डेफिसिट्स एंड नेट इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग, दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन, राइट। कुल मिलाकर के बात क्या होती है, फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल जो बोरोइंग्स है गवर्नमेंट की, टोटल, जब हम बात करते हैं टोटल बोरोइंग, टोटल एक्सपेंडिचर, वो बहुत मतलब ज्यादा होता है टोटल रिसीट से, इसमें बोरोइंग्स काउंट नहीं होती है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो एक तो ये था, है ना, इजी पीजी क्वेश्चन। बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मैं बताता हूँ, ये बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो हर साल आता है, करंट से हम कंप्लीट करेंगे। तो इस साल का जो बजट है ना, तो पहले तो इंटरिम बजट आया, तो एक बार आपको उस पर नजर दौड़ा देनी है, तो वो कहाँ से पढ़ना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, है ना। तो ये बोल रहा है कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन सा होता है, तो सिंपल है यार, इंटरेस्ट पेमेंट ही होता है सबसे बड़ा, तो है ना, चाहे इस साल का ले लो, पिछले साल का ले लो, उसके पहले साल का ले लो, तो इंटरेस्ट ही जो है अमाउंट मोर देन लाइक आपके 20% प्लस, तो आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, जो कर्जे वगैरह हमने ले रखे हैं सरकार ने, वो। ठीक है, ओके। एक और इजी क्वेश्चन, जब हम बात करते हैं एडिकेसी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो हम हमारे ईपीआरस की हम जब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, ऑफ अ कंट्री इज कैप्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स। तो रिजर्व टू इंपोर्ट रेशियो सिंपल है, हमारे पास कितना पैसा बचा है कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली हमारे फॉरेन एक्सचेंज की कंडीशंस के बारे में हमको बताता है। नेक्स्ट रिजर्व्स टू एक्सटर्नल डेट, कि भाई हमारे पास कितना रिजर्व पड़ा है एक्सटर्नल डेट चुकाने के लिए, बिल्कुल। रिजर्व टू जीडीपी रेशियो, ये कहां से आ गया सर में, यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है, ना कि कुछ इंटरनल चीज की, तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। रिजर्व टू मॉनिटरी एग्रीगेट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये आपका बताता है कि इंडिया की जो बेसिकली जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं वो डिपेंड होते हैं ऑन द ब्रॉड मनी। ठीक है, और ब्रॉड मनी क्या होती है, नैरो मनी क्या होता है, मैंने बताया था, रिमेंबर हमने बात करी थी M1, M2, M3 मनी की, ठीक है, कौन से ब्रॉड होते हैं कौन से नैरो होते हैं, सब बताया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, 1, 2 एंड 4। ठीक है सर, मैं आगे बढ़े, अगर सारे जो पीपल है, ऑल द पीपल ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीजेस द प्रोपोर्शन ऑफ उनकी इंक्रीज, उनकी इनकम में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, proportion of the income they save, the total value of saving in the economy will either decrease or remain unchanged, this phenomena is known as। तो बेसिकली ये कौन सा फिनोमिना है, तो इसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। तो इसमें आप अगर बेसिकली अगर आप जितने भी लोग हैं वो अपना सेविंग करना ज्यादा कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि टोटल वैल्यू ऑफ द सेविंग इन द इकोनॉमी विल नॉट इंक्रीज, ठीक है, इट विल आइदर डिक्लाइन और रिमेन अनचेंज। एंड इसको हम पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बोलते हैं, व्हिच स्टेट्स दैट कि पीपल बिकम मोर थ्रिफ्टी, दे एंड अप सेविंग लेस एंड सेम एज बिफोर, है ना। तो ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल असेट्स, तो इसको क्या बोलते हैं, इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है कि एसएलआर हम बोलते हैं इसको। ठीक है, जहां पर बात आती है लिक्विड असेट्स की, तो यहाँ पर आपके आ जाते हैं, देखिए लिक्विड एसेट्स तो कैश होता है ना, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, जी सेक्स हो सकता है कुछ भी, लेकिन ये अगर मेनली अगर हम देखें तो कैश में ही जो है जमा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 यूपीएससी ने कैंसिल कर दिया, 3 क्वेश्चन कटाए थे सारे पेपर में से, तो एक ये उसी में था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में देखते हैं। ओके, बात करते हैं, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज cut into 4 equal parts. These parts are then connected in the parallel. If the equivalent resistance of this combination is R, then the ratio R dash R is equal to what?
तो ये आर डैश है। तो हम इसकी बात करते हैं, तो जो रेजिस्टेंस होता है सर मैम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ द मटेरियल, इसकी लेंथ, ठीक है ना। तो हेंस इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 4 टाइम, तो लेंथ उसकी कर दी गई, मतलब 4 टाइम से कट कर दी गई, है ना। तो रेजिस्टेंस ऑल्सो बिकम आर बाय 4 ना, तो रेजिस्टेंस भी R/4 हो जाएगा। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/16। तो 16 टाइम्स अगर हम बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस 16 टाइम कम हो जाएगा, और देन दी आपकी जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस। सिंपल, आगे बढ़े। अब बताऊंगा यहाँ पे आपको फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल है, तो इस वाले क्वेश्चन में लगेगा वो। तो पहले एक बताता कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ, दो एक्सपेरिमेंट होते हैं वैसे तो। एक्सपेरिमेंट वन होता है, इसमें एक बार मैग्नेट होती है, is moved towards a conducting wire loop axially with the magnet's north pole facing the loop. एक्सपेरिमेंट टू में क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है एज एन एक्सपेरिमेंट वन, इज रिपीटेड एक्सेप्ट दैट जो साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट है फेसेस द लूप। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। तो इसका आंसर है ए, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप विल बी अपोजिट नेचर इन बोथ द एक्सपेरिमेंट्स, है ना। लेकिन जिसने एमसीक्यू एप्टीट्यूड पढ़ा देखते मार्क करता है इसको, लेकिन चलिए ठीक है बताता हूँ। देखिए फ्लेमिंग्स रूल क्या होता है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, हमने बात की थी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। कीपिंग द थंब, द फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। द फिंगर जो होती है, द फर्स्ट फिंगर इज डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो सेकंड फिंगर होती है वो चीज आपके द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड जो थंब होता है ना, वो डायरेक्शन ऑफ द मोशन एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, ठीक है। तो दिस इज व्हाई वी से कि जो करंट है ना इन द लूप विल बी अपोजिट द नेचर ऑफ द फोर्थ एक्सपेरिमेंट। इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 73 देख रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द चेंजेस इन द सीजन ऑन द अर्थ। सिंपल है यार, टिल्ट की वजह से होता है, तो बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है। अब ये इसमें बेसिकली तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको करेक्ट बताना है कौन सा है। तो बड़ा ही इजी इजी से स्टेटमेंट्स है। द ग्रेट जो नॉर्थन इंडियन प्लेन्स है हमारे आर फॉर्म बाय द बेसिन ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट रिवर सिस्टम, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये तो मैंने ना बड़ा ही डिटेल में पढ़ाया था कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं, पूछ लेना, टेलीग्राम पे बता दूंगा, है ना। दे आर वन ऑफ द, ये तो करेक्ट है, दे आर वन ऑफ द सिंपल सर एंड मैम, दे आर वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द अर्थ, डेफिनेटली। Between Yamuna at Delhi and Bay of Bengal, nearly 16 kilometer away, there is a drop of only 200 meters in the elevation. Correct है ये भी, ठीक है। तो इसका आंसर है ए, 74, उसका आंसर है ए आपने। ओके, तो इसमें से कुछ है नहीं जिसको आप रिजेक्ट कर दो, ठीक है। तो इसलिए ये आपके ऑल ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आगे बढ़ो। अच्छा एक चीज बताता हूँ आपको, इस वाले क्वेश्चन में देखना बड़ा ही ध्यान से, ये वाला पॉइंट समझाऊंगा आपको क्यों क्या है इसके अंदर, क्योंकि बड़ा ही ध्यान से पढ़ना, कोई नहीं बताएगा। स्टेटमेंट बोलो, सही स्टेटमेंट पहचानना है। तो मैनी ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन चेन्स एग्जिस्ट बीनीथ द सी, 110% करेक्ट है। ये बोल रहा है मेनी ऑफ द, ना कि ये बोल रहा है कि ये थोड़ी ना पर्टिकुलर नंबर बोल रहा है, ठीक है। तो इट्स ल्यूसिड स्टेटमेंट, ल्यूसिड जिसको बोलते हैं, जेनेरिक है और है बिल्कुल सबको पता है। सम ऑफ द माउंटेन चेंजेस आर रिवील्ड इन द आइलैंड आर्क, सम का रूल, सम का रूल, सम का रूल करेक्ट 100%। द मिड ओशनिक, तो 1 and 2 तो करेक्ट है, तो ये उड़ा दो आपका, है ना। तो इसमें से हो सकता है। द मिड ओशनिक रिज फॉर्म द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेंजेस, ये करेक्ट है कि नहीं है, ये करेक्ट है सर मैम, 1 and 2 and 3 इसका करेक्ट आंसर है। ये क्यों गलत है। द मिड अटलांटिक रिज राइजेस 33 meters above the floor of the Atlantic। ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि डाटा दे रहा है, सबसे पहले बात तो डाटा दे रहा है, फैक्ट दे रहा है, वो भी इतना खतरनाक। ये बोल रहा है कि 33 मीटर ही है, ठीक है, 33 मीटर अबव द अटलांटिक ओशन। पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं। एंड दूसरी बात आपने सुना होगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तो ये कंटिन्यूअसली कम ज्यादा होता रहता है, ज्यादा कम तो होता नहीं, ज्यादा ही होता है, ठीक है। तो कोई इसको मेजर नहीं कर सकते हो आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है। तो एक तो ये स्टेटमेंट जो मैं बताना चाह रहा था, ये कोई नहीं बताएगा। डाटा सब दे देंगे, 15,000 मीटर, 1,000 मीटर वाइड है, ये सब ब्ला ब्ला, वो मैं भी दे सकता हूँ, है ना। तो 3 किलोमीटर हाइट है वैसे तो फ्रॉम दी अटलांटिक का जो बॉटम है। तो ये है बेसिकली करेक्ट आंसर। अच्छा एक रिक्वेस्ट कर लूँ आपसे आगे बढ़ने के पहले, सब्सक्राइब करोगे, कर दो यार, है ना। और लाइक जरूर कर देना, ठीक है। मैं हमेशा तो नहीं बोलता हूँ, कभी कभी बोलता हूँ, तो सुन लो यार मेरी बात, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 76 देखो, टेम्परेट ग्रासलैंड यहाँ पे दे रखे एंड रीजन दे रखे। तो प्रेरीज आपको पता है ही कहाँ पर है, प्रेरीज आपके नॉर्थ अमेरिका में है। तो ए का 3, तो इनको काटो, ए का 3, ये इसका करेक्ट आंसर है। बी का 1 है, स्टेपीज आपके यूरेशिया में है, पैम्पास आपके साउथ अमेरिका में, और वेल्ड कहाँ है सर में, साउथ अफ्रीका। ये तो सिंपल सी बेसिक 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 ज्योग्राफी है, ठीक है। हमने तो आपको यूपीएस सीएससी लेवल की पढ़ाई है भाई, ये तो फिर भी चलिए ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन, वहां तो अव्वल दर्जे के आते हैं। बट फिर भी बता देता हूँ मैं आपको, है ना, मिलते जुलते टॉपिक्स तो है ना, मिलते जुलते क्या वही है। ओके,
ओके, बात करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मिलेट्स। मिलेट्स की हम बात करते हैं, मोटा अनाज। तो मिलेट्स आर ऑफन रिफर्ड टू एज द क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप बिकॉज दे कैन ग्रो ऑन एरिड लैंड्स विद मिनिमल इनपुट्स एंड मेंटेनेंस। सिंपल, यही तो खासियत बात है उसकी, यही तो बात खासियत है ना। ओके, मिलेट्स आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन। 100%, तभी तो इतना रिकॉग्निशन, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिल रहा है इसको, है ना, तभी तो हम इसको इतना प्रमोट कर रहे हैं। फायदा नहीं होता तो क्यों करते, है ना। मिलेट्स इंक्लूडिंग सोरगम अकाउंट फॉर लेस देन 3% ऑफ द ग्लोबल ग्रेन ट्रेड। ये भी करेक्ट है। अगर ये बोल देता, देखिए पहली बात तो रेंज वाले क्वेश्चन है, रेंज वाले फैक्ट हमेशा करेक्ट होते हैं, रेंज वाले फैक्ट हमेशा करेक्ट होते हैं। दूसरा ये बोलते हैं अगर मोर देन होता है यहाँ पे तब गलत होता ना सर में। तो 3% तो वी कैन अकाउंट है, और सोरगम का बोल रहा है वो भी, इंक्लूडिंग द सोरगम। ठीक है, तो इस तरीके से तो इसमें कैसा कोई रिजेक्ट करने वाला ऐसा है नहीं, बिलीव इट इज बिलीवेबल, बिलीवेबल, राइट। तो 77 इसका आंसर है आपका डी। ठीक। अच्छा, पूछा क्यों गया था, ये पूछा इसलिए गया था क्योंकि ये आपके बजट में था, बड़ा इंपॉर्टेंट एम्फेसिस उसमें क्या था, 22 में भी 21 में भी, और हमेशा ये आपका रहता है। अच्छा, ये वाला इजी क्वेश्चन है, ये मतलब बेसिकली जो 78, 79 और 80 वाला क्वेश्चन है वो बताता है कि वो क्वेश्चन बेस्ड है आपके सर्वे ऑन अकरेंस ऑफ वोवेल्स इन अ सर्टेन बुक इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर इन अपर केस और लोअर केस। ये बोलते हैं कि एक बुक है, उसके अंदर वोवेल्स है ए ई आई ओ यू, यही होते हैं। उसके अंदर 20% ए है, 45% ये है, 15% ओ है, 8% आई मीन ओ है, और यू है आपके 12%। पहला क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वोवेल्स इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ द टू मोर देन 34% ऑफ द बुक। यानी कि बोल रहा है कि अगर हम कोई पेयर बनाते हैं, जैसे ए ई का पेयर बना दिया आपने, है ना, तो ये 32% से ज्यादा हो रहा है क्या, सॉरी 34% से ज्यादा, करेक्ट है, हो रहा है, 100% हो रहा है। तो ए प्लस ई कर लो आप, पहले तो बन रहा है, पहले तो 20 उठा लो आप, ए उठा लो, फिर ए से और दो और क्या बन रहा है, ए से बन रहा है आपका आई, ये भी 34% से ज्यादा बन रहा है। ठीक है, लेकिन ए ओ 34 से ज्यादा नहीं बन रहा, ना ही ए यू बन रहा है। ठीक है, दूसरा उठाओ आप, ई उठाओ, ई प्लस ए बन चुका है ऑलरेडी, ई प्लस आई बन रहा है, ई प्लस ओ बन रहा है, और ई प्लस यू बन रहा है 34% से ज्यादा। ठीक है, 5 ही हो गए। अब आप उठाओ आई। ठीक है, क्या बन रहा है क्या, लेकिन आई तो बन चुका है, आई ई बन चुका है, आई ए बन चुका है। तो आई ओ बेसिकली आपका 34% नहीं होगा, आई यू भी आपका 34% नहीं होगा। फिर उठाओ आप ओ उठाओ, है ना, ओ ई बन चुका है ना, यहाँ पे देखिए ये ओ ए भी बन चुका है, लेकिन सॉरी, ओ ए तो 34% से ज्यादा होगा नहीं, और ओ आई भी नहीं होगा, ओ यू भी नहीं होगा। यू उठाओ, तो ई यू बन चुका है, और है ना, तो बस एक ही बन रहा था यू से, तो बाकी तो बन ही नहीं रहे। तो काउंट कर लो टोटल कितने बने, एक दो तीन चार, दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना, तो ऐसे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 ये बोलता है कि अमंग द थ्री वोवेल्स विच अकर्स मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, यानी कि इनमें से तीन ऐसे वोवेल्स हैं जो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स आए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अकरेंस इन द लेटर ऑफ द लेटर दैट अकर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अमंग देम। इन तीन में से कौन सबसे ज्यादा बार आया है, ये बोल रहा है। तो वो जो सबसे मिनिमम नंबर ऑफ टाइम आया, ओ यू और आई। अब मुझे कैसे पता, देखिए यहाँ पर ओ यू और आई। ठीक है, तो इस तरीके से ये मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स आए, सिंपल, है ना। तो अगर आप अमंग दीज देर अगर आई अकर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, आई जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आया, यहाँ पे देखिए 15 बार, 15% है। ठीक है, तो 15 बार ही आया। तो ओ यू आई का करेंगे अगर हम माने तो 35 होता है, इनका तीनों का टोटल करेंगे तो, एंड आई आया है आपका 15। ठीक है, तो परसेंटेज निकालो अब इनका, यही तो पूछ रहा है ना कि भाई ये जो मिनिमम नंबर ऑफ वॉवेल्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा किसका है, आई का, तो इसका परसेंटेज निकाल लो। कितना हुआ, 15/35 इंटू 100, तो आ गया आपका 42 6/7%। कहाँ है गिरा, है ना, सिंपल। तो ऐसे ही भाई, ऐसे ही ठंडे दिमाग से, है ना, और पेशेंस से आप करोगे तो हो जाएगा, इजी है यार। मैथ्स तो नहीं नहीं करेगी परेशान, अगर इसमें से 25 क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना आपके, तो आराम से 20 क्वेश्चन आपका इसमें करेक्ट कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 18 तो कर ही सकते हो आप, है ना। ठीक है, तो इतना तो कम से कम प्रैक्टिस बनती है ना। इफ ओ एंड यू इररिस्पेक्टिव ऑफ अपर और लोअर केस, ये तो छोड़ो, अगर एग्जैक्टली 50, अगर आप ओ और यू की हम बात करें 5040 टाइम आ रहा है, देन हाउ मेनी टाइम डज लेटर ई अकर इन द बुक इन अपर एंड लोअर केसेस। ठीक है, तो ओ प्लस यू की अगर हम बात करें, ओ प्लस यू 8% है, 12%, 8% एंड 12%, कितना हो गया 20। तो 20% ऑफ टोटल, 20% ऑफ टोटल कितना है आपका, 5040। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ आपका, तो टोटल 5040 में 280 अपॉन, आप ये कर लो 100, है ना, तो कितना आएगा आपका, आपका आएगा 25,200।
ठीक है, तो 25,200 और ई कितनी बार है, 45% आई गेस, है ना, 45%। इसका 45% निकाल लो आप, सिंपल है। आ गया 11340। इजी पीजी, इजी पीजी है कि नहीं, बस ऐसे ही, ऐसे ही करना है आपको, आगे बढ़े। ओके। Okay, so now let's talk about question number 81. Suppose A, B and C. अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका पूरा सोल्यूशन मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया। आप इसको एक बार वहां से देखना, है ना। तो इसका आंसर बेसिकली सी है। ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो किसके अंदर हार्मोनिक मीन्स वाला कॉन्सेप्ट लगेगा वो मैंने आपको वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ था। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, है ना, रिपीटेशन नहीं करते हैं, रिवीजन करते, रिपीटेशन नहीं, रिवीजन। अच्छा, इसमें भी वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जो अभी हमने ऊपर लगाया था। कौन सा हम बात करें क्वेश्चन नंबर 82 की। तो हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर आर पॉसिबल सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 396। है ना, हमने बात करी थी 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी। ठीक है, अगर थ्री डिजिट नंबर है तो हम इसको ले लेते हैं। तो और अगर हम इसको इंटरचेंजिंग करेंगे तो 100 सी प्लस 10 बी प्लस ए। ठीक है, तो ये सेकंड है, ये वन है आपके। एंड इसको अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका बेसिकली ऐड नहीं करना होता है ना, माइनस करना होता है। ठीक है, तो 99A माइनस 99C इजिकल टू 396। आई मीन पहले इसको जब आप प्लस करोगे तो 396 ही आएगा। ओके। ओके, तो ओके, तो A माइनस सी इजिकल टू 4। तो आप A माइनस सी की वैल्यू निकालो सबसे पहले। तो अब आप स्टार्ट करो यहाँ से निकालना, एक तरफ A लिखो, एक तरफ सॉरी हाँ सी लिखो। तो ये आ गया आपका 5, 4 का डिफरेंस रहना चाहिए 1। इधर आप लीजिए 6 2, इधर आप उठाओ 7 3 8 4 9 एंड 5। सो 5 नंबर तो पॉसिबल है ना, विल बी पॉसिबल, बट वी कैन टेक 3 डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, बी की हम जब बात करते हैं तो वो 10 डिफरेंट वैल्यू ले सकता है, 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक तो टोटल नंबर जो हो जाएंगे वो जाएंगे आपके 50। तो करेक्ट है ना, 50 हो जाएंगे, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है। देयरफॉर इसमें से 10 नंबर ऐसे होंगे, 15 माइनस 10, जो रिपीटेशन हो रहा है उसके। ठीक है, तो ओनली 40 नंबर्स आर पॉसिबल। तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वहां पर से देख करके आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे इजी बीजी क्वेश्चन आ गया फिर से आपके। तो एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, मतलब ये ढूंढोगे ना आप तो मिल जाओगे इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना, पॉपुलेशन एजिंग क्या होती है, सबको पता है पॉपुलेशन एजिंग क्या होती है, आपकी पॉपुलेशन की एज बढ़ती है ना। इज द प्रोसेस बाय विच द शेयर ऑफ द ओल्डर पॉपुलेशन बिकम्स प्रोपोर्शनेटली लेजर। लेजर थोड़ी बनती है भैया, ये तो इंक्रीज होती है, तो ये तो गलत हो गया। बात करते हैं मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज द पॉपुलेशन इज इन हायर एज ग्रुप्स हैज इंक्रीज डेफिनेटली, है ना, वहां पे लोग मतलब न्यू जनरेशन कम आ रही है ना, तो वहां पर वाली दिक्कत हो रही है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। ये पूछ रहा है कि एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट एसी, इस वर्ड के बारे में, इस स्टेटमेंट के बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है। तो इट इज द टर्म अडॉप्टेड बाय द यूएनएफसीसीसी, जब हम बात करते हैं, है ना, एंड इसने अडॉप्ट किया है इसको, एंड द टर्म इज रिलेटेड टू द पेरिस एग्रीमेंट। तो रिलेटेड टू द पेरिस एग्रीमेंट, तो पेरिस एग्रीमेंट तो बहुत बड़ा है सर, है ना, तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई चीज तो इससे रिलेट करेगी। तो बी तो ऐसे आपका लॉजिक से हो जाता है, बट ये फैक्चुअल है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना है, हालांकि इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, आई मीन बोथ वन एंड टू, है ना। तो यूएनएफसीसी ने 1992 में जब हम बात करते हैं आर्टिकल 6 के अंदर, इसके अंदर मेंशन है, एंड आर्टिकल 12 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट है, इसके अंदर आपको एसी देखने को मिलेगा। तो ये फैक्चुअल है, तो यहाँ पर आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ओके, आगे ये यूपीएससी सीएससी का जो प्रीलिम्स था उसका रिपीटेड क्वेश्चन है ना। अभी मैं बताता हूँ किस तरीके से वो यहाँ पर एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं लेकिन इम्प्लिसिटली है। क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव से रिलेटेड बात बता रहे हैं कि कौन सा करेक्ट है। तो इट encourages organization and other interested stakeholders to act now in order to achieve the carbon neutral world by 2030. It derives its aims from the Paris Agreement. तो मैंने फिर से कहा, it derives its aim from the Paris Agreement, करेक्ट है भैया, तो है ना। लेकिन स्टेटमेंट वन, जब हम बात करते हैं स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट, क्यों, क्योंकि इसके अंदर डाटा दे रखा है, वो भी ये बोल रहे हैं कि क्लाइमेट न्यूट्रल हो जाएंगे 2030 तक। ऐसा हो सकता है क्या, बताइए, पॉसिबल है क्या है, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, है ना। तो 2030 तो आपके एसडीजीज हैं, एसडीजी वहां से इसको इंटरमिक्स कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो क्वेश्चन जो मैं बता रहा था इसका आंसर भी है। मैं क्वेश्चन जो बता रहा था यूपीएससी सीएससी में आया था, वो आया था कि जो क्लाइमेट न्यूट्रल ना हो, ये इनिशिएटिव कौन लेकर के आया था। तो ये यूएनएफसीसी का, अगर हम बात करें यूएनएफसीसी का सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट इसके द्वारा ये वाला लाया गया मिशन टू इंक्रीज द क्लाइमेट एक्शन बाय एंगेजिंग द नॉन पार्टी स्टेक होल्डर्स एज वेल। और 2030 नहीं है, 2050 है। ठीक है, बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत ही ट्रिकी है, बट यहाँ पर आपकी मैड लग रही है। ठीक है, एमसीक्यू एप्टीट्यूड जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट,
तो वो यहाँ पे लग रहा है मैं एमसीक्यू एप्टीट्यूड। तो कैसे? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द कवच 2023? ठीक है, तो इट्स अ जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ ऑल द थ्री विंग्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्स टू प्रोटेक्ट द इंडिया बॉर्डर। पहला तो ये है। दूसरा, इट इज इंडियाज नेशनल लेवल हैकाथॉन जॉइंटली लॉन्च्ड बाय एआईसीटीई एंड बीपीआरडी टू टैकल साइबर थ्रेट्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से एक ही सही हो सकता है ना, क्योंकि ये दोनों ही अपोजिट पोल्स हैं। तो एक इनिशिएटिव है, उसके दो चीजें कैसे हो सकती है, वो भी इतनी ब्लंटली मतलब एंटी, एकदम एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल अलग है। तो इनमें से एक ही होगा। तो ये दोनों तो हटा दो आप। अब आप सोचिए कवच किससे रिलेटेड है। तो सर एंड मैम ये वैसे तो विजन मैगजीन से सीधा उठा करके पूछा हुआ है, इसका आंसर तो बी है ना। तो आप पहला स्टेटमेंट देखना कि तीनों विंग्स मिलकर के ना, बड़ा बहुत कम ऐसी चीजें जो तीनों विंग्स मतलब मिलकर के करती हैं। तो एक आप वहां से अंदाजा ले लीजिए, है ना। दूसरा अगर हम बात करें तो जॉइंटली लॉन्च बाय द एआईसीटी एंड बीपीआरडी टू टैकल द साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स आर फ्रीक्वेंटली इन द न्यूज एंड वेरी वेरी क्रूशियल आल्सो। ठीक है, तो आप ये है और बाकी पढ़ा हुआ है। तो फिर क्या ही बात है फिर, है ना। ओके, बात करते हैं 87 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नियोलिथिक पीरियड इज नॉट करेक्ट? तो पढ़ते चलो। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पीरियड इंक्लूड ग्राउंड एंड पॉलिश्ड स्टोन्स टूल्स, एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड पोल्ट्री। जब बात करते हैं इसकी बात, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है यार, मतलब सॉरी, आई मीन स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है तो डेफिनेटली करेक्ट है। नियोलिथिक का ये पार्ट है ना। इसके पहले मिजोलिथिक आता है, फिर आपका बताइए मुझे इसके पहले क्या आता है। ठीक है, मेंशन दैट पर्टिकुलर स्टेट वर्ड इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज आपका न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज भी इसको हम बोलते हैं, ये भी करेक्ट है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपीयर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम इन वेरियस पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बताइए दिस इज, ये पॉसिबल भी है क्या सर मैम कि एक ही टाइम पे सारा? नहीं सर मैम, कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ होगा, फिर फर्दर कई साल लगे होंगे इसे दूसरी जगह पहुंचने में, है ना। ऐसा आज की तरह तो है नहीं ना, कुरियर कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इज फाउंड इन मेहरगढ़ अराउंड 8000 बीसी। डेफिनेटली करेक्ट है। तो सीधा आपका इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है ना। फ्रेमिंग इस तरीके से करते हैं कि भाई रॉन्ग स्टेटमेंट आपका 100% रॉन्ग स्टेटमेंट बने हो, ठीक है, ताकि कोई लिटिगेशन वगैरह हो नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं और लॉजिकली भी रॉन्ग है ये। ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 88 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोट्री टाइप। ठीक है, तो ओसीपी ये आपको अगर मैंने बताया था वैसे तो, बट इट्स ओके अगर आपको वहां पे याद नहीं आता है, लेकिन ये दोनों तो आने ही चाहिए। ठीक है, एक तो है आपका, जब हम बात करते हैं बीआरडब्ल्यू, तो सिंपल है यार, ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर। एंड एनबी, अगर हम बात करें एनबीपी, तो इसको हम एनपीपीडब्ल्यू बोलते हैं, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर। ठीक है, वैदिक काल और इस टाइम पे हम बोलते हैं ब्रॉन्ज एज के टाइम पे। सीसी इज नॉट अ टाइप ऑफ पोर्ट्री टाइप बेसिकली। तो ये बेसिकली आपके क्या है। अच्छा, ये वाला जो था आपके अर्ली वैदिक पीरियड में था, अर्ली वैदिक पीरियड। और जो आपका एनबी पी है, ये आपके आयरन एज की हम बात करते हैं ना, तो ये उस टाइम पे था, और ये आपका ब्रॉन्ज एज में। ठीक है, तो इस तरीके। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना बुद्धिज्म महाजनपदा पीरियड, उस टाइम पे वहीं से इसका आंसर बेसिकली आपको मिल जाएगा। ये नोट्स पे भी मेंशन है, जो मैंने नोट्स शेयर किए थे टेलीग्राम पे। ठीक है, चलो द फॉलोइंग पॉलिटिकल सेंटर्स फाइंड्स अ मेंशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अशोका इंस्क्रिप्शन महाजनपदा उस टाइम पीरियड की बात है। तो उसमें से बेसिकली आपको निकाल लेना है यहाँ से कि कौन कौन से थे। तो 5 उस टाइम पे मेजर पॉलिटिकल पावर्स थे। पाटलिपुत्र, जिसकी कैपिटल थी तक्षशिला। फिर हम बात करते हैं उज्जैनी, कौशाली एंड सुवर्णगिरी। ठीक है, जी सारे के सारे मेंशन है किसके अंदर, आपके अशोकन इंस्क्रिप्शन में। इसका आंसर सुवर्णगिरी है। बट बट दिस इज अ टफ क्वेश्चन, दिस इज अ टफ क्वेश्चन, इफ यू वांट यू कैन स्किप आल्सो। ओके, अगर आप 100% श्योर शॉट नहीं है तो फिर मारने का कोई है नहीं, तुक नहीं है, उसको छोड़ सकते हो आप। नेक्स्ट देखते हैं 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडियन कॉइन्स इज नॉट करेक्ट? इन कॉइन्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ना। ये वाला स्टेटमेंट भी रिपीटेशन है, वो फ्रेमिंग का। यूपीएससी फ्रेम इस तरीके से करेगी सर मैम, यू विल ऑटोमेटिकली नो। यार अगर आपने पीवाईक्यू लगाया है ना, तो आपको पता होना ही चाहिए, है ना। और मैं करवा के मानूंगा आपको वो सब चीजें, और उसी उसी मिशन पर हूँ, है ना। तो बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, देख के पता चलना चाहिए कि भाई इसने इस तरीके से फ्रेमिंग की तो क्यों की है कि नहीं है। तो बस ये है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो द इंडो ग्रीक्स इशूड द फर्स्ट कॉइन्स बेयरिंग द नेम एंड इमेज ऑफ द रूलर्स, ये तो करेक्ट है, ये तो हम सबने पढ़ा हुआ है ना, बेसिक है ये। अच्छा, जो मैं बताता हूँ ना, वो नॉलेज भी इसके अंदर आपके एक फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर आपका एप्टीट्यूड लगता है, कॉमन सेंस लगता है ना, वो सब चीजें। कुशाणाज इशूड द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स, ये भी करेक्ट है।
अब यहाँ पढ़ना था, कुशाणा गोल्ड कॉइन्स वर डिफरेंट इन वेट फ्रॉम द कॉइन्स इश्यूड बाय द कंटेम्पररी रोमन एम। ये कहाँ का तुक है भाई, बताओ ये कहाँ से बन रहा है कि नहीं है? तो क्या जरूरत आ रही है इसको कंपेयर करने की? तो ये करेक्ट आंसर है। दिस कुशाणा सॉरी दीज कुशाणा गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम सेवरल वेबसाइट इन नॉर्थ इंडिया। ये तो बड़ा ही जेनेरिक सा स्टेटमेंट है। जेनेरिक 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 है भाई। जेनेरिक हमेशा करेक्ट होता है। जेनेरिक हमेशा करेक्ट होता है आपके। ठीक है, तो ये है 90 क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं। बात करते हैं 91 क्वेश्चन की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ वैदिक सेक्रीफाइसेस। ये वो वाला क्वेश्चन है जो बहुत ही अनकन्वेंशनल होते हैं, कोई पढ़ता नहीं है इसको, सीधा वहीं जाकर के पता चलता है। तो यहाँ पर हम बेसिकली बेसिक नॉलेज से ही काम करेंगे। बेसिक नॉलेज जो बेसिक बेसिक पढ़ा आपने वैदिक कल्चर के बारे में। तो श्रोता, वैदिक सेक्रीफाइस इन्वॉल्व द यूज ऑफ थ्री फायर्स, है ना। हम सबसे पहले बात करते हैं गृहपत्य, है ना, अहवनिया एंड दक्षिणाग्नि। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं से कंट्रोल प्लस पेस्ट किया हुआ है ना, कॉपी पेस्ट किया हुआ है। लेकिन ये वाला कोई स्टेटमेंट पढ़ो आप, दिस दीज फायर्स वर सपोज टू बी प्लेस्ड इन पिट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, है ना। तो गृहपत्य स्क्वायर है, अवनिया राउंड है एंड दक्षिणाग्नि आपके रेक्टेंगुलर शेप में है। तो कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो स्वैप कर देंगे, या फिर कहीं ना कहीं इतने सारे फैक्ट है इसके अंदर कि एक ना एक फैक्ट गलत हुआ, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। तो अगर आपको जाना है इंस्टिक के साथ तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर वैसे तो। बट बट मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास आंसर की है इसलिए। बट मैं भी कुछ सोल्व कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आंसर की देखता हूँ सोल्व करने के बाद। ठीक है, फिर मैं रीचेक करके कंफर्म आपको बताता हूँ। ये बेसिकली चल रहा है यहाँ पर। बट इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट, है ना, तो प्लीज डू लीव और मार्क इट एनीवे अगर आप प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर रहे हो तो। क्यों? क्योंकि ये वाले वो वाले क्वेश्चन है जो मैक्सिमम जो सीरियस एस्पिरेंट है वो गलत करेंगे। ठीक है, तो डू नॉट नीड टू वरी एट ऑल अबाउट दैट। ओके, आगे ये जेनेरिक सा स्टेट ये क्वेश्चन आया आपके, ट्रांस साइबेरियन रेलवे फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टोक डज नॉट रन। ये नहीं एग्जाम में आ सकता है, सीएस में नहीं आ सकता। ठीक है, तो कहीं कहाँ से नहीं निकलती है? तो अल्टाई रेंज, कॉकस रैंक, ड्यूराल एंड ओवेनियंसी। ये सिंपल लोकेशन जानना चाह रहा है आपकी आपको पता है कि नहीं है? तो इसका आंसर है कॉकस रैंक माउंटेन्स। ठीक है, तो जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है वो वर्ल्ड के फर्स्ट डबल ट्रैक्ड एंड इलेक्ट्रिफाइड ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे है ना। ये 18th सेंचुरी में बने थे। मॉस्को को व्लादिवोस्तोक से कवर करता है ये, इसका मतलब कनेक्ट करता है इन द फार ईस्ट। पर्न, ये कहते हैं ब्रेक ओम्स, है ना, इन सब में ये बेसिकली जाता है। ट्रांस साइबेरियन बेसिकली फ्लो कर मतलब चलती है बेसिकली ये सब चीजें। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लैक से भी ये निकलता है ना। तो यही सब है। स्टेपिस ग्रासलैंड्स है, टेम्परेट ग्रास है, तो वहां से भी ये निकलती है, लेकिन कॉकस माउंटेन से नहीं निकलती है। ठीक है, तो ये अब ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अगर आपने बहुत अच्छे से करा है ना, जो हम बात करते हैं अपने एमसीक्यू एप्टीट्यूड पे काम, तो यू विल डेफिनेटली गेट इट करेक्ट। क्यों? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बार्चेस। पता नहीं आपको पता है नहीं पता, इसके बारे में बता दूंगा। बट फिर भी देखो, बार्चेस के बारे में पूछ रहे कि क्या है इसमें से करेक्ट। द दीज लैंडफॉर्म्स आर फाउंड इन थार डेजर्ट इन इंडिया, है ना। ठीक है, मानते हैं हम। नहीं पता आपको फैक्ट। द विंडवर्ड साइड हैज अ कॉनकेव स्लोप विद मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर। टू एंड्स ऑफ द बार्चेस आर कट द होल्स। अब इसमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो आपको लगता है जिसके साथ छेड़खानी करना इजीएस्ट है? इजीएस्ट ये बताओ आप, है ना। यानी कि एक स्टेटमेंट तो गलत है, होगा इसके अंदर, क्योंकि और तरीके ऑप्शन इसमें है नहीं। तो ये अच्छा किया। बात करते हैं ये वाला स्टेटमेंट, देखो टू वाला बहुत ध्यान से। द विंडवर्ड साइड हैज द कॉनकेव स्लोप विद द मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर। इसमें कितनी सारी चीजें जो गलत कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स को हटा करके कॉनकेव कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो आपको वो वाले स्टेटमेंट ढूंढना है जिसको इजी टू मेक रॉन्ग कर सकते हैं, मतलब इजी टू रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सेकंड वाला स्टेटमेंट हम एलिमिनेट कर देते हैं तो इसका आंसर तो वैसे 93 का सी है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, है ना। बारचेस आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? रेगिस्तान वाले एरिया और थार डिजर्ट इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। ऑल अराउंड द ग्लोब आपको ये डिजर्ट वाले एरिया में देखने को मिलते हैं। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट ना। थार कौन सा लगे? अब ये वाला भी स्टेटमेंट, ये वाला क्वेश्चन भी उसी तरीके से थोड़ा सा कॉमन सेंस एंड यू विल गेट थ्रू। ओके, तो पहला आता है जैसे जियोथर्मल एनर्जी कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और इट्स हॉट वाटर कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फ्रॉम इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, बाथिंग एंड क्लीनिंग। सीएससी में भी इस तरीके का क्वेश्चन आया था एक, जहाँ ये डायरेक्टली वर्ड ना बड़े लोगों को मतलब परेशानी दिया था। बट करेक्ट कैन बी, ये बोल रहा है कैन बी, ये कैन बी का रूल है सर एंड मैम, ये कैन बी वाला रूल है। कैन बी वाला रूल करेक्ट मारो, कैन बी वाला रूल करेक्ट मारो, नहीं पता तो करेक्ट मारो, है ना, क्योंकि अटेम्प्ट करने हैं आपको क्वेश्चन 125 इतने ही छोड़ोगे, है ना। कितने ही छोड़ लोगे भैया, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको इधर। ओके, ओके, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आता है न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑफन चीपर देन सम अदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मान लो ऐसा कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है जो वाकई में महंगा है, मतलब महंगा पड़ता है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाना, अर्थात न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना। ठीक है, तो यानी कि स्कोप तो है,
अभी नहीं तो आगे जाके हो जाएगा। ठीक है, तो वो सब चीजें हालांकि है अभी भी, है ना। थर्मल पावर प्लांट स्टेशन जो होते हैं वो फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं टू क्रिएट द स्टीम टू ड्राइव द टर्बाइंस, ऑब्वियसली डीजल और ये सभी चीजें और जो फ्यूल्स होते हैं वही तो इस्तेमाल करते हैं ताकि उससे स्टीम निकले और टर्बाइंस उसी से चलती है। सर मैम बेसिक चीजें। तो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, 94 का आंसर है B। ये भी बड़ा ये सिंपलेस्ट होगा, सिंपल क्वेश्चन है अगर आपने जहां से मैंने पढ़ाया था, यू नो, वहां से अगर आपने किया होगा तो मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके, लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन। ठीक है, हम उसको लट्टू क्वेश्चन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? सिंपल यार, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पीओपीज हम जिसको बोलते हैं। कितनी बार तो पढ़ा दिया। मीना माटा मरकरी, मीना माटा मरकरी, मीना माटा मरकरी, बहुत बार पढ़ाया था। बी का 3 हो गया। बेसल कन्वेंशन सिंपल, ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट, रोटरडम, हजार्डियस केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। सिंपल। आगे आपका आंसर क्या आया? ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, करेक्ट आंसर आ गया आपका। सिंपल, आगे बढ़े। ये इजी क्वेश्चन है। बात करते हैं जब इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट दिया है, पीयूसीएल बेसिकली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, नाम से ही पता चल जाएगा तो आप इसको निकाल लोगे, है ना। 2004 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर है राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारी एक सीरीज है इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज जाकर के देखो, डू वॉच दैट सीरीज। ब्रिलियंट सीरीज है, ब्रिलियंट, बहुत अच्छी सीरीज है। बहुत मदद आपको करेगी आने वाले टाइम में, नॉलेज भी बढ़ाएगा आपका। ठीक है, उसको एक बार जाकर के देखना, राइट टू इन्फॉर्मेशन से आपका रिलेटेड है, पीओ से बड़ा पॉपुलर केस है। बात कर, अच्छा ये तो मैंने पूरा एक केस कवर किया है, हैबियस कॉर्पस केस की हम बात करते हैं तो इसको ये एडीएफ जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, ये 1976 का केस है। बड़ा ही ब्रिलियंट केस है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। अच्छा, टेक्निकलिटी को मैंने ना बहुत इजी वे में वहां पर करके समझाया, तो एक बार जाकर के प्लीज डू वॉच, है ना, इंसिस्ट। बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन देखो, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन बनाया इन्होंने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बोल रहे हाई कोर्ट की जो रिट पावर होती है, रिट इशू की पावर है उसके बारे में। तो इट कैन इशू रिट्स ऑफ हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस। अच्छा मैंने बताया था ना, इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा पूरा सिल पूरा का पूरा कोर्स है, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है उसको, ईच एंड एवरीथिंग, है ना, सारी इन डिटेल, मतलब बड़ा ही अच्छी चर्चा है, मतलब एग्जाम के लिए तो बहुत ही बढ़िया आपका सोर्स रहेगा वो। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, चेक करना है, यू विल डेफिनेटली गेट इट, है ना। चलिए फिर यार क्या क्या से आज तक मैं लाइक कर दो बस, ठीक है। ओके, सो यस डेफिनेटली यार, क्यों नहीं कर सकते। बल्कि वाइडर पावर होती है, टेरिटोरियल टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट में अगर हम देखेंगे तो कम होती है, लेकिन एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें तो मतलब कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स के लिए भी इशू कर सकते हैं, और कि कोई अदर लीगल कॉन्स्टिट्यूशन राइट है उसके लिए भी इशू कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल के लिए कर सकते हैं। ठीक है, दोनों करेक्ट है भाई, ये दोनों करेक्ट है। स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, द पावर कैन डेरोगेट, the power this power can derogate the power conferred by the on supreme court under article 3 ना सर मैम, डेरोगेशन क्यों? अगर अगर भाई जुडिशरी यही है, जुडिशरी अगर इन्हीं को डेरोगेटर कर दोगे किसी पावर से, यू नो, तो क्या ही मतलब रह जाएगा फिर। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टेटमेंट अगर हम बात करें आर्टिकल 32 का क्लोज टू, ये नहीं बोलता, वो बोलता है कि the power conferred on High Court by this article shall not be in derogation to the power conferred by the Supreme Court. तो इसका उल्टा लिख दिया इन्होंने बेसिकली, ठीक है। And writ can be issued to any authority under its jurisdiction, definitely, इसलिए तो इसकी ताकत है ना। ओके, which one of the following is not correct? तो बताइए, legislation on criminal law barring exceptions is a subject under the concurrent list, bankruptcy and insolvency are subject under concurrent list, interstate trade and commerce is a subject to state list, एंड बैंकिंग इज एक्सक्लूसिवली अंडर द बैंकिंग लिस्ट, यूनियन लिस्ट, सॉरी। देखिए फ्रेमिंग, मैंने कहा ना फ्रेमिंग ही ऐसी है, तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो इसमें से ऐसा क्या हो सकता है, मैं बता रहा हूँ उस इंसान को जो उसने जिसको नहीं पता इनके बारे में, चलिए कि कौन सी लिस्ट में क्या आता है। अब आप इसमें से ऐसा कुछ उठाओ, ऐसा कुछ देखो, वो चीज फाइंड करो जो आपको लगता है जो इस क्वेश्चन को वाकई में वर्दी बनाती है पूछने के। तो आपने ये सुना इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, अगर ये स्टेटमेंट यहाँ पर होता, यहाँ पर नहीं होता, ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी नहीं होता। तो अगर जब भी कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट और ये जो यूनियन लिस्ट की हम बात करते हैं, तो उसके अंदर बहुत मेजर पोर्शन होता है इस तरह की चीजें पूछते हैं। तो इसका आंसर ये है इंटर स्टेट ट्रेड, कैसे स्टेट लिस्ट का पार्ट हो सकता है, ये यूनियन का पार्ट है ना। इंटर स्टेट ट्रेड यानी कि एक से ज्यादा स्टेट्स के बीच में ट्रेड हो रहा है, इंटर स्टेट होता तो मानते हैं, लेकिन इंटर स्टेट है तो इसलिए, ठीक है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। तो यूपीएससी खुद बोलती है, चीख चीख के बताती है कि देखिए भाई यहाँ पर देखो ये गलत है ना, ढूंढो, मार्क करो, करेक्ट लाओ, नंबर लाओ, है ना। तो इसलिए तो बेसल कन्वेंशन
रोटरडम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन। अभी ऊपर देखा कि नहीं देखा है? अभी हमने मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन किए, देखो यहाँ पर स्टॉकहोम मिनामाटा डिसीजन। तो बस सिंपल है यार, तो इसे ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है बताइए? मैनेजमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट। सो क्वेश्चन हो गया। अब ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द लोग जो है गलत करके आएंगे। क्यों गलत करके आएंगे? क्योंकि पहली बात तो वो यहाँ पर नोट को इग्नोर करेंगे, क्योंकि फ्रेमिंग इस तरीके से की है इसकी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम। तो ये नोट पूछ रहा है, यानी कि इनमें से कौन सा नहीं है इसका पार्ट। तो अलाउज ऑल प्रेग्नेंट वुमेन to absolutely free and no expense delivery in public health institution, provide assured, comprehensive and quality antenatal care, promotes undiluted focus on breastfeeding, provides medical and nutritional care to the severely acute malnutrition जो चिल्ड्रन होते हैं। तो इसका आंसर है 1, 2 एंड 4, ओनली 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं ना मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक इनिशिएटिव है, जिसके अंदर अनडाइल्यूटेड फोकस करते हैं कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग जो हो जल्द से जल्द और अच्छी मात्रा में की जानी चाहिए। एंड इसके अलावा काउंसलिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं फॉर द सपोर्टिंग ब्रेस्ट फीडिंग थ्रू आपकी जो हेल्थ सिस्टम होता है। ठीक है, इसलिए इसको इसको क्या बोला गया था? माँ, क्या बोला गया था? माँ प्रोग्राम। ठीक है, माँ टू सिग्निफाई द सपोर्ट a lactating mother requires from family members and health facility to breastfeed successfully। तो ये उससे रिलेटेड था। एब्सोल्यूट अफेक्शन क्या होता है? यानी कि समथिंग विच इज वेरी क्लोज। ठीक है, तो ये डिलीवरी विलीवरी कहाँ से आ गई? ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी रिलेटेड, बट ठीक है यार, नहीं पता होता एग्जामिनेशन में, मानता हूँ। अगर आप गलत करते हैं वाला क्वेश्चन तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके, तो कुछ क्वेश्चन गलत करेंगे तो चलेगा, है ना? अब देखिए यहाँ पर चेंजेस इतने सारे हो रखे हैं ना, क्या है बताएं। यूपीएससी ने इसको एलिमिनेट ही कर दिया। क्वेश्चन नंबर 102, 3 क्वेश्चन एलिमिनेट किए हैं, दो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमने मतलब इसके लिए काटा, क्योंकि यूपीएससी ने खुद इसको एलिमिनेट कर दिया, है ना? बात करते हैं 103 की। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर टू बी यूनानिमसली इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ द लोकसभा? तो कौन था भाई, ये सब बताइए। सोमनाथ चटर्जी सबसे पॉपुलर कौन है? यही तो है, सोमनाथ चटर्जी तो है सबसे पॉपुलर। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका। अच्छा, बात करते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म से क्वेश्चन आते ही आते हैं। बुद्धिज्म से हमने बात करी, जैनिज्म की हम बात करते हैं। तो इसमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताना है, टफ है थोड़ा सा। वर्धमान महावीर अटेंडेड कैवल्य ज्ञान आउटसाइड द टाउन ऑफ, जब हम बात करते हैं रिम्बिक ग्राम ऑन द रिवर बैंक्स ऑफ रिजुपालिका एंड इन द फील्ड्स ऑफ अ हाउस होल्डर नेम समगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, कहीं ना कहीं कुछ चीज गड़बड़ कर देंगे तो गलत हो जाएगा, बट ये करेक्ट है। यस, दिस इज करेक्ट। The state when the karma particles actually begins to flow toward the jiva to bind it known as the asrava। तो ये भी करेक्ट है आप। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि डाउट जा सकता है कि भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो कर रखी होगी, बट ये सही है यार, है ना? तो ये सोच समझ के चलना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़े। अच्छा सुनिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि आंसर की लेकर के बैठे हैं और सब कुछ बताते जा रहे हैं, इजी है, ये इजी है, ये सारे मैं बताता भी जा रहा हूँ कौन से क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। बट अल्टीमेट फोकस शुड बी द मैक्सिमाइजेशन ऑफ योर मार्क्स। ठीक है, कि जो क्वेश्चन सब गलत करेंगे ना वो करो, लेकिन जो सबसे सही करेंगे ना वो गलत नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, समझ गया आप? तो जो जिन लोगों का क्लियर हो रहा है ना रिटर्न, तो उन लोगों में नाम आना चाहिए आपका, और वो जो गलती करेंगे वही अगर आप करें तो वही अफोर्ड कर सकते हो, बाकी अफोर्ड नहीं है, और दूसरी तरीके की प्रॉब्लम या फिर मिस्टेक। ठीक है, तो ये बात याद रखना, कड़वी है लेकिन सच्ची है। अब ये ऐसा मैंने तो तुक्का मारा था तो मेरा तो करेक्ट हो गया था। मैंने तो बी मारा था, और बी इसका करेक्ट आंसर है, 105। अब मैंने क्यों मारा, बस सिंपल सी चीज है, मैंने कोटन कोटन देकर मैंने मार दिया। ठीक है, तो इसके अंदर है टैक्स और मीनिंग की हम बात करते थे। पंजु पेली, नुलयाम, तारी कदमाई एंड सेल्ला। एंड मैंने ये भी देखा था कि अगर 4 स्टेटमेंट है, ठीक है, तो मैंने 2 ही चीज देखी थी, 4 स्टेटमेंट है तो एटलीस्ट 2 तो सही होंगे इसमें। ठीक है, और मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट्स अगर मैं ज्यादा ही करता हूँ, तो उससे रिलेटेड मेरा ये यहाँ पर थिंकिंग था, तो मैंने क्या किया और मेरा यहाँ पे ये करेक्ट हो गया। ठीक है, तो 1 into R ओनली करेक्ट है। तो ये क्यों पूछा गया? क्योंकि चोला पीरियड के टाइम पे, ये उस टाइम की बात है, और उसके अलावा जब कुलोत्तुंग फर्स्ट है, चोलन रूलर है, संगम, उस टाइम की पीरियड की बात है ये, इसलिए ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है आपको, क्योंकि स्टेटमेंट ऐसे है ना, आई मीन जो ऑप्शन ऐसे हैं, बट अगर आपने पढ़ाई करी है ना अच्छे से, तो हो जाएगा यार, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। तो ये बोलते हैं कि जो सारनाथ में 4 नोबल एनिमल्स है, तो उसमें से कौन नहीं है? तो डियर, लायन, बुल एंड हॉर्स। तो डेफिनेटली डियर नहीं है ना? तो लायन है, बुल है, हॉर्स है, और इसके अलावा एक होता है आपका एलिफेंट है।
ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल है। इफ यू वांट यू कैन स्किप इट, बट अगर आपको अटेंड करना है तो ये डेफिनेटली गो फॉर इट अगर आपने पढ़ा हुआ है। द रूलर विंध्य शक्ति ड्यूरिंग द पीरियड प्रेसिडिंग द गुप्ता एज इज एसोसिएटेड विद फॉलोइंग डायनेस्टी, तो आपको पता होना चाहिए। तो चालुक्य तो बहुत बाद में आए थे, है ना। कालाचुरी शुंगा, तो शुंगा था लगे पहले थे, है ना। तो वक्का टकास की जब हम बात करते हैं तो वक्का टका इज द करेक्ट आंसर। वक्का टका डायनेस्टी वाकई में बहुत वंडरफुल काम यहाँ पर करके गई है, कभी लेकर के आऊंगा मैं सेपरेट चैप्टर इसको लेकर के, है ना। तो इसमें एक ये जो रूलर थे ना, विंध्य शक्ति, ये लगभग 250 से लेकर के 270 सी में आपके थे, ठीक है। एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ कनाडा डायनेस्टी। फिर इनके बेटे आए परवश रैना फर्स्ट, है ना। एंड चलिए छोड़िए इसके बारे में ना इन डिटेल चर्चा करेंगे फिर, ठीक है। ओके, सो द एंशियंट मेडिकल इंडियन मेडिकल ट्रीटीज फॉर हॉर्सेस कॉल्ड अश्वशस्त्र, है ना। एंड इज एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, किसने लिखी है ये। तो इसका आंसर है द सेज ऑफ सालीहोत्रा। ये थोड़ा टफ है बट दिस इज द करेक्ट आंसर। द सेलिब्रेटेड ग्रुप ऑफ पोएट इन मिडिवल मथुरा एंड वृंदावन कॉल्ड द अष्टचप्पा वर द सक्सेसर ऑफ विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग मिडिवल भक्ति सेंट्स। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके ऑप्शंस में आंसर है तो एब्सोल्युटली यहाँ पे देखो मथुरा एंड वृंदावन। अब यहाँ पे देखो कबीर ऑफ बनारस, बनारस यहाँ पर वृंदावन है भाई। बंगाल हो नहीं सकता, पंजाब हो नहीं सकता, ब्रज रीजन ये करेक्ट है भाई, यही करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे तो इजी इजी क्वेश्चंस भी आएंगे, तो वो नहीं छोड़ना है आपको। ये भी इजी देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेटराइट सोइल। लेटराइट सोइल समझ गए, बंजर, कम मॉइस्चर, कम सब चीजें, तभी तो ईंट बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन में जाता है ये। लेटराइट सोइल इज फाउंड इन द हाई एल्टीट्यूड ऑफ द हिमालयस, बता ऐसा है क्या भाई। वहां तो माउंटेन सोइल मिलेगी, अल्पाइन सोइल मिलेगी, तो ये तो एब्सोल्युटली गलत हो गया, तो ये डी हटा दो। इट इज अ वेरी फर्टाइल सोइल, बताइए बहुत फर्टाइल है क्या। हाँ, एलुवियल सोइल की तरह है क्या, ये बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहला ही वर्ड क्या बोला, इनफर्टाइल है, तो ये गलत हो गया। तो आपका सेकंड भी गलत है। तो अब क्या बचा, 3 एंड 4, तो 3 तो 100% करेक्ट है यहाँ पे देखो। तो थ्री तो इट इज अ रेड कलर सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, इट इज पुअर इन नाइट्रोजन पोटाश ऑर्गेनिक मैटर, करेक्ट है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, अगर बात करते हैं सी द करेक्ट आंसर, ये बेसिक ज्योग्राफी। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111, 111, ये भी एलिमिनेट करवा दिया यूपीएससी ने, कर दिया मतलब, है ना। अच्छा देखिए, ये वाला स्टेटमेंट बहुत ध्यान से देखना, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 4 स्टेटमेंट है, सारे बेसिक है। आपको फैक्चुअल ढूंढना है, क्योंकि चारों सही नहीं हो सकते, और स्टेटमेंट देखो, है ना, ऑप्शन देखो मतलब। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब चीजें आपको बेसिकली रोबोट की तरह आनी चाहिए, देखते ही क्वेश्चन को, कि 4 सही नहीं है, एक गलत है, कौन सा निकालू, एक या 2 गलत है, कौन सा निकालू। ठीक है, तो कॉन्ग्लोमेरेट्स आर क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स, स्लेट इज अ नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स, ग्रेनाइट इज अ प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, एंड बेसाल्टिक इज एन एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक। देखिए, दो चीजें तो आप निकालोगे कि ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है ना, ये मैग्मा के जम जाने के कारण बनती है। एंड बेसाल्ट भी आपके इग्नियस रॉक है, ये प्लूटोनिक है, ये एक्सक्लूसिव है, बाहर जो बनता है। ठीक है, तो ये सब चीजें। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अब 3 एंड 4 करेक्ट है आपका, तो या तो बी होगा या फिर डी होगा, तो ए काटो सी काटो, है ना। अब इसमें से कोई एक ही करेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पर एक करेक्ट होने का तो एक ही ऑप्शन है, तो वो है डी। लेकिन यहाँ पर आपको नॉलेज अगर है तो वेल एंड गुड है, बट इसका ऑफिशियल आंसर है डी, ठीक है। अगर आप इसको समझाना चाहो तो समझा सकता हूँ, क्योंकि स्लेट जो है, ये गलत है यहाँ पर, स्लेट जो है वो फाइन ग्रेन्ड फोलिएटेड होमोजीनियस मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, ना कि सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर था, ऑप्शन डी। फिर वही स्टेटमेंट आ गया, मैंने क्या बोलता हूँ, ऑल ऑफ द अबव वाला खेल है ये। क्या बोला मैंने, ऑल ऑफ द अबव वाला खेल। सिंपल है भाई, ये बोल रहे रामसर साइट के बारे में आपको इसमें बातें बताने, तो गहीर माथा हाबिटाट ओलिव रिडली टर्टल, पता है आपको, द मास नेस्टिंग साइट हमेशा से इतना न्यूज में रहता है, ये तो इतना ही न्यूज में रहता है। कुछ रामसर साइट तो ऐसी जो हमेशा 12 महीने रहती है ना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, चिलिका लेक में हमने देखा था इरावली पाई जाती है, जब हमने यूपीएससी के पीवाईक्यूज किए थे उस टाइम में मैंने बताया था, तो ये उससे रिलेटेड है, हालांकि इजी है ये, है ना। नाल सरोवर वेटलैंड जो इज ऑल्सो द हैबिटेट ऑफ द इंडियन वाइल्ड, अगर एक भी मिल गया तो करेक्ट हो गया। सो मोरिरी वेटलैंड्स इज हैबिटेट एंड ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द ब्लैक नेक्ड क्रेन, बिकॉज ये इंटर कॉन्टिनेंटल क्रेन्स हैं एंड माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, तो हम इसके बारे में बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं, और ये उसी से रिलेटेड है, ये भी इंटर माइग्रेटरी है, ये भी माइग्रेटरी है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो ये मतलब टॉपिक वो है, वो जानना चाहते हैं यूपीएससी आपसे, तो 1 2 3 4 डी इज द करेक्ट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 114, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन फुमडीज, जो फ्लोटिंग पील्स होती है, इन द लॉकटक लेक ऑफ मणिपुर। ये इजीएस्ट ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एक तो पहली बात तो मैंने करवाया है,
जहाँ पर सोर्स मैंने बताया था वहां पर है। और दूसरा है सरल मैम, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना हो जाएगा, क्योंकि कुमड़ीज क्या होती है, बेसिकली कुमड़ीज होती है फ्लोटिंग आइलैंड्स, ठीक है। फ्लोटिंग आइलैंड्स आपको मणिपुर में है। इसका एग्जांपल दो मुझे, एक बहुत जबरदस्त इसको डिस्ट्रिक्ट घोषित किया हुआ है ना, बताना आप मुझे, ठीक है। तो ओके, तो तो बेसिकली इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पीट पीट एक्यूमुलेशन, क्या बोलते हैं, पीट एक्यूमुलेशन। तो जो पीट फॉर्म्स होते हैं वो किससे बनती है, आपके डेड प्लांट जो होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वाटर लॉक्ड कंडीशन टाइप बना देते हैं, यानी कि पानी रोकने वाली परिस्थिति। And then it undergoes a partial decomposition due to waterlogged environment, and over time जो ये accumulation होता है of organic leads to the formation of a peat soil। तो peat soil बनती है podzolization से। तो this is the correct statement। तो अब आपको क्या करना है, रिसर्च लेटराइजेशन के बारे में जानो, ग्लाइजेशन के बारे में जानो, कैल्सिफिकेशन के बारे में जानो, ठीक है। ये आसान, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट इस तरीके से होना है बड़े क्लोजली, बट सिंपल है यार। स्प्रिंग टाइड्स क्या होती है, स्प्रिंग टाइड्स क्या होती है, बताइए। हाई टाइड्स होती है, हाई टाइड्स एंड हायर देन एवरेज होता है, तभी तो हाई हाई टाइड्स बोलते हैं, एवरेज से ज्यादा, ठीक है। एंड लो टाइड्स क्या होती है, लोअर देन दी एवरेज, ठीक है। तो लो टाइड्स क्या होती है, लोअर देन दी एवरेज, स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स को हम बोलते हैं। तो सीधा करेक्ट आंसर। अच्छा, तो ये आ गया भाई आपका मनपसंद क्वेश्चन, आपका मनपसंद गेम आईपीएल, कौन कौन देखता है बताइएगा मुझे, मैं तो नहीं देखता, बता रहा हूँ लेकिन। अच्छा क्वेश्चन आ गया ना, लेकिन तो मेरा नुकसान है इसमें है। अच्छा ठीक है, तो इसमें बोलते हैं कि पहला स्टेटमेंट है, टू टीम्स वॉन टूर्नामेंट 5 टाइम्स ईच। कौन कौन सी टीम है, एक तो एम आई होगी 100%, एक चेन्नई होगी 100%, है ना, करेक्ट है क्या? अच्छा जी, करेक्ट है ये तो। ओके, चेन्नई सुपर किंग्स रिमेन्ड रनर अप इन द 5 एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट्स, ये भी करेक्ट है। ऑन द 3 occasion द फाइनल वाज प्लेड अब्रोड, क्या ऐसा है क्या? यस, 1 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आई यू जी। तो फर्स्ट एडिशन के आई यू जी का उड़ीसा में हुआ था, फैक्चुअल है, करेक्ट है, लेकिन द नेम ऑफ द मैस्कॉट ऑन द थर्ड एडिशन ऑफ के आई यू जी वाज जीतू। तीन हो चुके हैं वैसे इसका, और ये इसी से रिलेटेड है। जो थर्ड हुआ था 2023 में हुआ था। द फर्स्ट एडिशन ऑफ के आई यू जी वॉज पोस्टपोन ड्यू टू कोविड, नहीं सर वैसा नहीं हुआ था ये, ठीक है। तो ये गलत हो गया आपका। तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइज हमेशा बताता हूँ, पढ़ के जाना ही जाना है, और विजन से कवर हो जाता है ये मोस्टली आपका। तो एक्सरसाइज अजय वॉरियर की बात करते हैं, बाइनल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड आर्मी ऑफ यूके, ठीक है। अब आपको बताना नेपाल के साथ कौन सी होती है, रशिया जापान के साथ, कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये जरूर 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 बताया कीजिए, आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, याद रहता है आपको लॉन्ग टर्म में। द जर्नी ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ द सागर परिक्रमा यात्रा एंड इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हो, तो ये सर में स्टार्ट होगी गुजरात से। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज उसमें, है ना, तो उसने सागर परिक्रमा स्टार्ट किया। सागर परिक्रमा जो है बेसिकली ये प्री डिसाइडेड सी रूट है हमारा। तो फेज 1 जो था उस टाइम पे 2022 की हम बात करते हैं, वहां से स्टार्ट होता है मांडवी गुजरात से, ठीक है, पोरबंदर गुजरात पे खत्म होगा। तो ये और हो चुका है बेसिकली, हम बात करते हैं फेज विनर में, मेरी टाइमली ये आपका चलता रहेगा, तो ये बात है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 120। तो द एनुअल खीर भवानी मेला, ये कहाँ कौन सी वैली में लगता है, बेसिकली बात करते हैं कब्बा वैली, कबाऊ वैली, कश्मीर वैली, जो रैंडम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं होते वो वाले ही हैं, वहीं से आते हैं, ठीक है। कश्मीर वैली, धाहानु वैली और अपर दिबांग वैली, तो ये कहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है, इसका आंसर है कश्मीर वैली, ठीक है। तो नो एक्सप्लेनेशन फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, इसका भी नहीं थी वैसे जरूरत, क्योंकि रिपीट तो कभी होंगे नहीं है ना, क्योंकि एकदम रैंडम जो करंट अफेयर्स होते हैं वहां से आते हैं। निसार सैटेलाइट इज मैन्युफैक्चर्ड जॉइंटली बाय इसरो एंड, बताइए कौन लोग है, बताइए बताइए, ये किसने बनाया है सर ना, तो इसका आंसर है नासा, है ना, यूपीएससी में आ चुका है ये, सीएससी में आ चुका है ये, नासा आ चुका है, ईडीज आ चुका है, ये सब चीज। ऑपरेशन कावेरी इज रेस्क्यू मिशन ऑपरेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन हु वर स्ट्रैंडेड इन, बताइए कहाँ पर, बताइए कहाँ पर, तो इसका आंसर है सूडान में, है ना। रेल विकास निगम लिमिटेड इज वॉट, महारत्ना है, नवरत्ना है, मिनी रत्ना है, क्या है बताइए। तो रेल विकास निगम लिमिटेड इज बेसिकली आपके नवरत्न सीपीसी, ठीक है, ओके। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होती है, ओके। व्हाट आर आपके एरावत, परम सिद्धि, प्रत्युष एंड मिहिर, बताइए। ये बड़ा है सिंपल, ये मजेदार है कुछ, क्योंकि ये इजी है, सुपर कंप्यूटर से ये तो आता है, सब करंट अफेयर्स को कवर करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग Indian naval ships has recently concluded a 17,000 nautical miles trans-ocean intercontinental voyage, इसका आंसर बताइए। तो सरन मैम इसका आंसर है डी, आईएनएस तारिणी। ये बड़ा ही न्यूज में था उस टाइम पे भी,
एंड आज भी काफी ज्यादा जो है न्यूज में है। तो आपको इस तरीके के डिफेंस रिलेटेड, मिलिट्री रिलेटेड करंट अफेयर्स पे देख करके जाना है ही। सोर्स मैंने बता ही दिया आपको। तो एक बार अगर आपने नहीं पता ना, तो एक बार जाएं, टेलीग्राम डेफिनेटली ज्वाइन करें। वहां पर आपको कंटेंट मिलेगा, अच्छी वीडियोस के लिंक मिलेंगे। ठीक है, वहां पर मैंने सब कुछ अवेलेबल करा दिया है। आपको बस जाना है, ज्वाइन करना है, मजे लेना है, मतलब पढ़ना है अच्छे से मन लगा करके, विदाउट एनी गेट डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो इसी के साथ सर मैम, आई रेस्ट माई केस। पूरा का पूरा CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2023 का जो पेपर था पहला, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इन द नेक्स्ट लेसन हम मिलेंगे कुछ और जबरदस्त चीज के साथ। लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए आपका सपोर्ट। तो क्या करोगे आप? लाइक करोगे एंड सब्सक्राइब करोगे, सर एंड मैम। So see you soon and have a nice day.